नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो Q4 2021 फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट आया था। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और मेजर मेरा फोकस ये वीडियो में ये रहेगा कि करंटली बैंकिंग सिस्टम में ओवरऑल क्या रिस्क है और पोटेंशियल रिस्क आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आगे जाके क्या आ सकते हैं। जनरली Q1 जो होगा उनका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 का जो होगा तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि फ़िलहाल में जो कोविड की सेकेंड वेव फ़िलहाल में जो चल रही है तो उसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो बैंकिंग सिस्टम में डेफिनेटली आएगा। तो यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम या कोई भी आप जब भी बैंक को स्टडी करते हो तो मेरे अकॉर्डिंगली सबसे इम्पोर्टेंट कोई भी बैंक में ये है कि उनका असेट क्वालिटी क्या है, वो प्रोविजंस कितने करते हैं, उनके एनपीएस कितने हैं। प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बाद में आता है, पहले आपको ये देखना चाहिए कि बैंक का जो प्रोविज़न कितना है या उनका एक्चुअल में सिक्योर्ड लोन्स कितने हैं और बैंक को कितना रिस्क है कोई जो अनसर्टन इवेंट होता है या जो ब्लैक स्वान इवेंट्स होते हैं ये कंडीशंस में। बाकी आप देखोगे तो जैसे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हो गया या कासा रेशो हो गया, तो ये सेकेंडरी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि जनरली जो बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज़्यादा होता है तो वो उतनी ज़्यादा रिस्क भी लेते हैं, क्योंकि वो जो लेंड करते हैं यानी जो लोन्स देते हैं उनके कस्टमर्स को तो वो भी हायर रेट पे देते हैं। तो ये जनरली लोन्स में ज़्यादा रिस्क होता है। इसीलिए जैसे कि आप बंधन बैंक देखोगे तो बंधन बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो लगभग 8% के आसपास होता था, पर यहाँ पर उनको ज़्यादा रिस्क भी है। उनका रिजल्ट यदि आपने ये क्वार्टर में देखा तो काफ़ी ख़राब रिजल्ट था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोविजंस भी किए थे, इसीलिए उनका जो पैट है वो काफ़ी इमीडिएटली अफेक्ट हो गया। तो यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम में पहले आपको असेट क्वालिटी देखना है, यानी उन्होंने जो लोन्स दिए हैं वो क्या क्वालिटी के लोन्स है, क्योंकि लोन बुक का ग्रो होना ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लोन बुक का ग्रो होना बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि किसी को भी यदि आप लोन दोगे तो डेफिनेटली लोगों को लोन तो चाहिए, पर सबसे इम्पोर्टेंट बैंकिंग में ये है कि कलेक्शन इफिशिएंसी आपका क्या है, यानी आपने जो लोन दिया हुआ है क्या आप उसको कलेक्ट कर पाते हो या नहीं। यानी सपोज आपने 100 रुपीज़ दिया और उसके ऊपर आप 10% का आपका जो इंटरेस्ट है वो आप चार्ज कर रहे हो, तो वो 100 + 10 यानी 110 टोटल रुपीज़ में से आप कितना कलेक्ट कर पाते हो। क्या आप 90 कर रहे हो, क्या 100 कर रहे हो, क्या 105 कर रहे हो या 110 कर रहे हो, और क्या समय में, यानी एक्चुअल में ये जो लोन है उसकी डेट एंड डेट जो होगी वो ये मंथ की है। क्या आप वो लोन को यही मंथ में कलेक्ट करते हो, क्या नेक्स्ट मंथ में करते हो या आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में करते हो। तो बैंकिंग सिस्टम में कलेक्शंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और टाइमिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हम डिस्कस कर लेंगे कि टोटल जो उनका लोन बुक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, इसमें रिटेल का कितना परसेंटेज है, होलसेल का कितना है, उसके बाद में कासा डिस्कस करेंगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखेंगे, और जो मेजर डिस्कशन होगा वो असेट क्वालिटी के बारे में होगा, क्योंकि कोविड के बाद में मेजर जो इम्पैक्ट है वो बैंकिंग सिस्टम में आता हुआ नजर आ रहा है। तो यदि आप फिलहाल के यानी मार्च 21 के क्वार्टर में देखोगे तो करंट की उनकी जो लोन बुक है उसमें से लगभग 63% की जो लोन बुक है वो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी है उनके रिटेल लोन्स में, जो 2018 मार्च में लगभग सिर्फ 10% की थी। आफ्टर मर्जर दिसंबर 18 में ये सिर्फ 35% की थी, और 65% जो है वो होलसेल असेट्स थे या होलसेल के लोन्स थे दिसंबर 2018 में। यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा हो गया है, यानी जो 63% के लोन्स है या इंक्लूडिंग रिटेल पीएसएल बायआउट्स, तो टोटल 67% ऑफ टोटल लोन बुक उनकी जो है वो रिटेल सेगमेंट में है, और जो बची हुई 37 या 33% की जो लोन बुक है वो उनकी होलसेल की है। तो टोटल उनकी जो लोन बुक है फिलहाल में वो 1,17,127 करोड़ की है, और ये जो कंप्लीट लोन बुक थी वो लगभग 2 इयर्स के लिए यहाँ पर स्टैग्नेंट थी। उन्होंने कंप्लीट लोन बुक में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं की थी, सिर्फ शिफ्ट किया था होलसेल के जो उनके असेट्स थे वो उन्होंने डिक्रीज किया था, और इसके सामने जो रिटेल के असेट्स है उसको काफ़ी एग्रेसिवली ग्रो किया था। तो इसके बाद में आप यहाँ पर उनके टोटल रिटेल के असेट्स देख सकते हो। दिसंबर 2018 में ये 36,236 करोड़ के थे, और ये जो सारे असेट्स है वो कैपिटल फर्स्ट के थे। बाद में मार्च 20 में लगभग 57,000 करोड़, और मार्च 21 में यानी करंट क्वार्टर में या करंट फाइनेंशियल ईयर के एंड में वो लगभग 73,673 करोड़ के हुए हैं।
तो यहाँ पर लगभग 26% का ग्रोथ उन्होंने किया है कंपेयर टू मार्च 2020। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया कि ग्रोथ तो अच्छा है, नो डाउट। उनकी जो लोन बुक है वो उन्होंने ग्रो की है। स्पेसिफिकली उनके जो रिटेल के लोन है या उनका जो स्ट्रेटजी था रिटेल और होलसेल का, उसमें उन्होंने कंप्लीशन किया है, यानी मेजरली लगभग 63 to 67% ऑफ द लोन बुक करंटली रिटेल का है। पर यहाँ पर यदि आप बैंकिंग सिस्टम को थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि 2018 के बाद में 2018, 19 और 20 ये तीनों साल लगभग क्या हुआ था कि मेजरली कॉरपोरेट सेक्टर में इश्यूज थे। मेजरली 2018 और 2019 में, 2020 में तो कोविड हो गया था। तो ये 2 सालों में जैसे कि आरबीएल बैंक यदि आप देखोगे तो उनका मेजर एक्सपोजर कॉरपोरेट्स का था और ये जो बैंक थी वो काफ़ी सफ़र हो गई। पर फिलहाल में यदि आप देखोगे तो रिस्क जो है वो कॉरपोरेट में ज़्यादा नहीं है, रिस्क शिफ्ट हो गया है रिटेल बैंकिंग में। और आईडीएफसी फर्स्ट केस में क्या हुआ है कि उन्होंने उनका जो सारा एक्सपोजर है वो रिटेल में शिफ्ट कर दिया है। तो मैक्सिमम अभी रिस्क जो है वो रिटेल या जो अनसिक्योर्ड लोन्स है या माइक्रो फाइनेंस है, ऐसे बैंक्स या ऐसे एनबीएफसीज को है। तो यदि आप देखोगे तो टोटल लोन बुक का लगभग जो 63 to 67% जो टोटल लोन्स है वो उन्होंने रिटेल को दिए हैं और उसमें से कुछ जो परसेंटेज लोन है वो अनसिक्योर्ड भी है, जिसमें मैक्सिमम रिस्क है, जिससे एनपीएस हो सकते हैं और आगे जाके उनको प्रोविजंस करने पड़ेंगे, इसलिए उनके जो प्रॉफिट्स है वो कम हो सकते हैं। मैं आपको वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि कंप्लीट जो सारी बैंक है, लगभग मैंने 10 बैंक्स का एनालिसिस किया है, उसमें वो बैंक का जो कॉर्पोरेट सेक्शन है उसमें कितना प्रॉफिटेबिलिटी है और वही सेम बैंक का जो रिटेल सेक्शन है उसमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। और फाइनेंशियल ईयर 2020 और फाइनेंशियल ईयर 2021 को हम कंपेयर करेंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर लेंडिंग को और रिटेल लेंडिंग को, और हमें डिफरेंस इजीली समझ जाएगा कि एग्जैक्टली जो स्ट्रेस है वो कहाँ पर है। मैं ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम जो है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। स्पेसिफिकली हम अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिटेल के सेगमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और क्या चेंजेस आए हैं और क्या जो मेजर रिस्क है फिलहाल में बैंकिंग में या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में वो देखेंगे। तो उसके बाद में आप यदि देखोगे तो उन्होंने काफ़ी उनके जो होलसेल फंडेड असेट्स हैं उसमें रिडक्शन किया है। मार्च 2019 में वो 53,649 करोड़ के थे, जो मार्च 2021 में लगभग 33,920 करोड़ के हुए हैं। सिमिलरली उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जो लोन बुक है उसमें भी रिडक्शन आया है। मार्च 19 में वो 21,459 करोड़ की थी, जो रिड्यूस होकर 10,808 करोड़ की हुई है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा फोकस जो है वो उनके लोन बुक पे नहीं करेंगे, मेजरली आगे जाके हम असेट क्वालिटी के बारे में देखेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल बैंक ने पोस्ट किया है कि एग्जैक्टली उनका कौन से सेक्टर में कितना एक्सपोजर है। तो होम लोन्स में यदि आप देखोगे तो 37% की ग्रोथ है। फिलहाल में 10,000 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने जो होम लोन्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके बाद में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इम्पॉर्टेंट ये है कि उनके जो कंज्यूमर लोन्स है या जो एसएमई लोन्स है इसमें मैक्सिमम रिस्क है। और रिसेंटली उन्होंने क्रेडिट कार्ड भी जो है वो लॉन्च किया था दिसंबर के क्वार्टर से। तो दिसंबर में 86 करोड़ के उन्होंने डिसबर्समेंट किए थे और मार्च में वो काफ़ी इंक्रीज हो गए जो 428 करोड़ के है। तो यहाँ पर आप टोटल रिटेल की जो लोन बुक है उसमें ग्रोथ देख सकते हो हर एक सेगमेंट वाइज, और सिमिलरली जो उनकी लार्ज कॉर्पोरेट्स या जो होलसेल लोन बुक है इसके भी डिटेल्स देख सकते हो जिसमें रिडक्शन आया है। अभी हम देख लेते हैं कि ये क्वार्टर में क्या मेजर चेंजेस हुए हैं बैंक में, क्या बैंक ने लास्ट कोविड से कुछ लर्निंग्स लिए हैं या नहीं, यानी जो फर्स्ट वेव था उससे, और जो सेकेंड वेव है वो कैसे अफेक्ट हो सकता है इसके बारे में देखेंगे। तो उन्होंने ये बताया कि करंटली यानी इसके पहले बैंक का जो मेजर फोकस था वो स्मॉल साइज या स्मॉल टिकट साइज के लोन्स पे था, और वो जनरली जिनको ज़्यादा कोई बैंक मेजर जो बैंक्स है जैसे कि एचडीएफसी, कोटक, ये जो प्राइम बैंक्स हैं वो लोन नहीं देती थी। जनरली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऐसे लोगों को लोन देता था और वो काफ़ी हायर इंटरेस्ट रेट्स पे भी देता था, लगभग 14, 15, 16% या मे बी 20% इंटरेस्ट रेट्स पे भी। तो ये जो लोन्स थे वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की लोन्स थे। कुछ जो लोन्स थे यानी कुछ परसेंटेज जो था वो आप देखोगे तो अनसिक्योर्ड लोन्स थे। तो इसमें उनको काफ़ी आप देखोगे तो काफ़ी राइट ऑफ करने पड़े, काफ़ी प्रोविजंस करने पड़े, इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आया। तो फिलहाल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नया स्ट्रेटेजी ये है कि उनको कासा काफ़ी ज़्यादा आ गया है, यानी जो करंट और सेविंग अकाउंट्स के डिपॉजिट्स है उसका इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी ये जो फंड्स है वो आरबीआई के पास तो रख नहीं सकते, क्योंकि आरबीआई में आप देखो तो ज़्यादा इंटरेस्ट उनको मिलेगा नहीं।
तो ये जो एक्सेस लिक्विडिटी उनको मिला है, तो ये लिक्विडिटी का बेसिकली क्या करना चाहिए? तो ये जो लिक्विडिटी है उसका वो यूज़ प्राइम होम लोन्स में कर रहे हैं, यानी जो सबसे हाई कैटेगरी के या जो कॉरपोरेट्स है, यानी जो ऐसे होम लोन्स है कि जिसमें डिफ़ॉल्ट होने के जनरली जो चांसेस है वो काफ़ी कम है, तो ऐसे जनरली वो होम लोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। पर यदि आप इसका टोटल इंटरेस्ट रेट देखोगे तो सिर्फ 6.9% है। इससे शुरुआत होगी, आगे कुछ बढ़ भी सकता है, पर जनरली इससे शुरुआत होगी। तो डेफिनेटली फर्स्ट इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा कि उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे आएगा, क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स काफ़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि ये जो प्राइम होम लोन्स है इसमें यील्ड जो रहती है वो काफ़ी कम है। इसमें दूसरा और एक प्रॉब्लम है कि इसमें जो कंपटीशन होगा ये जो प्राइम होम लोन से उसमें वो काफ़ी हाइयर यानी बिगर प्लेयर से होगा, जैसे कि HDFC जो इंडिया का लार्जेस्ट आप देखोगे तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, या इवन HDFC बैंक हो गया, उसके बाद में बाकी कोटक बैंक या जो मेजर प्राइम बैंक है या जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, इससे डायरेक्ट कंपटीशन होगा। तो यहाँ पर उनके जो मार्जिन है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। इसको बैलेंस आउट करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि उनके जो पहले के कासा डिपॉजिट्स हैं ना, जनरली जो सेविंग अकाउंट्स पे IDFC फर्स्ट बैंक जो इंटरेस्ट रेट देती थी वो पहले 7% का था, तो ये 7% के जगह उन्होंने इंटरेस्ट रेट जो है वो रिड्यूस किए हैं। लगभग पहले उन्होंने 6% किए थे, अभी लगभग उन्होंने 4% कर दिए हैं सेविंग अकाउंट्स पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो टोटल मार्जिन है ये बैलेंस आउट हो जाएंगे। आगे जाके हम उनके ये क्वार्टर के नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी निम भी देखेंगे जो लगभग 5% के आसपास है। तो ये जो थोड़ा कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी वी वैद्यनाथन जी ने यूज़ किया है कि एक्सेस जो लिक्विडिटी है उसका यूज़ वो प्राइम होम लोन्स में करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा बेटर है कंपेयर टू RBI के पास जो उनके जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको रखना और उससे इंटरेस्ट लेना। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मे बी शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रैटेजी हो सकता है, जब तक जो कोविड का इम्पैक्ट है वो फिलहाल में बैंकिंग पे आ रहा है। एक बार कोविड जो थोड़ा उसका जो सेकेंड वेव वो कम हो जाएगा तो उसके बाद में नॉर्मली उनका जो फोकस था जो स्मॉल टिकट साइजेस के लोन से उसके ऊपर वो बैंक फिर से कर सकती है। अभी हम देखते हैं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कैसे ग्रोथ हुआ है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन यदि आप देखोगे तो मर्जर के बाद में लगभग सिर्फ 3% के थे, जो Q4 21 में लगभग 5.09% के हुए हैं। और रिसेंटली जो इंटरव्यू आया था वी वैद्यनाथन जी का, तो उसमें उन्होंने बताया था कि ये जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो यहाँ पर कंसोलिडेट करेंगे या मे बी वो 5 to 5.5% के ये रेंज में हो सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि उनकी जो दूसरी साइड है यानी जो डिपॉजिट की साइड है या जो बेसिकली लाइबिलिटी की साइड है, जो लोन बुक है वो असेट की साइड हो गई, अभी हम लाइबिलिटी की साइड देखेंगे। तो यदि आप टोटल कासा का परसेंटेज देखोगे यानी कोर डिपॉजिट्स, रिटेल कासा प्लस रिटेल टर्म डिपॉजिट्स, वो लगभग 77% है अभी। 23% जो है वो अदर डिपॉजिट्स है और टोटल जो कस्टमर के डिपॉजिट्स है वो लगभग 82,725 करोड़ के Q4 2021 के बाद में थे। अभी हम देखते हैं कि कासा में एक्चुअल में कैसे ग्रोथ हुआ। तो कासा में काफ़ी बैंक ने सिग्निफिकेंट ग्रोथ किया है और ये काफ़ी अच्छा अचीवमेंट भी है उनका। तो मार्च 2021 में कासा जो है करंटली वो 45,896 करोड़ का है बैंक के पास। कासा एज अ परसेंटेज देखोगे तो वो लगभग 51.75 है। मुझे लगता है कि आफ्टर कोटक बैंक सबसे ज़्यादा कासा एज अ परसेंटेज जिसका है वो IDFC बैंक हो सकता है। में भी HDFC बैंक का भी काफ़ी कम है एज अ परसेंटेज, नंबर्स में तो काफ़ी ज़्यादा होगा। इसके बाद में एवरेज जो कासा है वो भी 50.23% है। तो यहाँ पर कासा का जो ग्रोथ है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली बैंक ने किया है, जिससे उनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन से वो इंक्रीज होने में हेल्प होगी, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली उनके जो सेविंग अकाउंट से उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम किया था। तो अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो असेट क्वालिटी का है। तो हम ग्रॉस NPA से शुरू करेंगे। तो यदि ग्रॉस NPA आप देखोगे दिसंबर के पोस्ट कोविड प्रोफॉर्मा बेसिस पे, तो वो 4,044 करोड़ के थे, जो ये क्वार्टर में इंक्रीज होकर लगभग 4,303 करोड़ के हुए, यानी 259 करोड़ का इंक्रीज है। तो ये बैंक के लिए इतना अच्छा नहीं है, ये एक खराब नंबर है। प्रोविजंस उनके यदि आप देखोगे तो प्रोविजंस यहाँ पे इंक्रीज होते हुए आपको नजर आएंगे। आगे जाके हम प्रोविजंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उन्होंने जो आइडिया के उनके इनिशियल प्रोविजंस है उसमें राइट बैक लिया है और बाद में वो कोविड के जो प्रोविजंस है उसमें ऐड किया है।
यदि नेट एनपीएस देखोगे तो नेट एनपीएस में आपको थोड़ा रिडक्शन दिखाई देगा। 1927 थे वो लास्ट क्वार्टर में प्रोफॉर्मा बेसिस में, और करंट क्वार्टर में वो लगभग 1883 करोड़ के है। ग्रॉस एनपीए एज अ परसेंटेज 4.15 है और नेट एनपीए लगभग 1.86 है। और प्रोविजन कवरेज रेशो 56.23% का है। और ये क्वार्टर में उन्होंने 375 करोड़ के एक्स्ट्रा जो प्रोविजन है वो कोविड के लिए किए हैं। इसके बाद में आप टोटल उनके जो स्ट्रेस असेट्स है इसके ऊपर कितना टोटल उन्होंने प्रोविजन किया है इसके डिटेल देख सकते हो। तो वो लास्ट क्वार्टर से थोड़ा कम हुआ है। लास्ट क्वार्टर में वो 51% का था, ये क्वार्टर में यदि आप देखोगे तो वो 48% का है। ये चार्ट में उन्होंने नीचे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, तो उसके बारे में हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं पढ़ता हूँ वो नोट क्या है। द अपार्ट फ्रॉम द अकाउंट्स मेंशन्ड अबाउट द बैंक आल्सो मार्क्ड वन लार्ज टेलीकॉम अकाउंट जो वोडाफोन आइडिया का है as stressed and provision 15% again outstanding 2000 crores funded and 1244 crores नॉन फंडेड। यानी लगभग टोटल वोडाफोन आइडिया का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो एक्सपोजर है या उन्होंने जो लोन्स दिए थे वो 3244 करोड़ के है। तो यदि आपको याद होगा कि पहले उन्होंने 50% का प्रोविजन किया था, लगभग 1600 करोड़ उसका किया था। उसके बाद में लास्ट क्वार्टर में उन्होंने 800 करोड़ जो है उसका राइट बैक लिया, और ये क्वार्टर में यदि आप देखो लगभग 324 करोड़ का उन्होंने और राइट बैक लिया है। और फिलहाल में जो टोटल प्रोविजन है वोडाफोन आइडिया का वो सिर्फ 15% का है। तो इसके पीछे उनका ये रीज़न है कि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की एक्चुअल में जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ी इंप्रूव हो रही है, इसीलिए उन्होंने ये जो राइट बैक्स है वो लिए हैं और उसको कोविड के प्रोविजंस में डाला है। हम आगे जाके देखेंगे कि सपोज उन्होंने ये राइट बैक नहीं लेते थे तो एक्चुअल में क्या बैंक कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर 2021 में प्रॉफिटेबिलिटी पोस्ट कर पाता या नहीं, तो इसके बारे में हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि उनका Q4 का क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट क्या है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के पहले बताया कि बैंकिंग सिस्टम में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये जो है वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, असेट क्वालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो यदि आप नेट इंटरेस्ट इनकम देखोगे तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% से इंक्रीज हुआ है, ईयर ऑन ईयर इसमें 15% का इंक्रीज है। ऑपरेटिंग इनकम यदि आप देखोगे एक्सक्लूडिंग जो ट्रेडिंग गेन है तो उसमें 3% का इंक्रीज है, और ईयर ऑन ईयर यहाँ पर 20% का इंक्रीज है। बाद में ट्रेडिंग गेन को ऐड करके ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा। ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस करोगे तो प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट आ जाएंगे। तो जनरली यदि आप देखोगे तो ट्रेंड ये था कि जो प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स है, जो प्रोविजन करने के पहले प्रॉफिट्स होते थे, जनरली बैंक काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर पा रहा था उनके प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स। तो ये समय में प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स पे भी डेंट आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो 16% से कम हुआ है, और ईयर ऑन ईयर यहाँ पर 18% का आप देखो तो डिक्लाइन आया है। इसके बाद में यदि आप कोर पीपीओपी देखोगे, यानी जो एक्सक्लूडिंग ट्रेडिंग गेन और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो रिवर्सल जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, यदि आप पॉइंट नंबर 1 देखोगे 55 करोड़ का, ये बेसिकली वन टाइम एक्सपेंसेस है या वन टाइम हिट है। तो इसको यदि आप रिड्यूस करोगे तो फिर भी लगभग 5% का यहाँ पर डिक्लाइन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 2% का ईयर ऑन ईयर है। अभी इंपॉर्टेंट आता है कि प्रोविजंस कितने किए हैं और ये प्रोविजंस कहाँ से किए हैं। तो यदि आप Q4 2020 में देखोगे तो प्रोविजंस जो थे वो 679 करोड़ के थे, Q3 में 595 करोड़ के, और Q4 में जो प्रोविजंस है वो 603 करोड़ के है। तो यहाँ पर हम जो नीचे पॉइंट्स दिए हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट का नया ऑर्डर था उसके अकॉर्डिंगली 55 करोड़ का उन्होंने राइट ऑफ लिया है। इसके बाद में सेकंड जो पॉइंट है उसमें भी उन्होंने राइट ऑफ लिया है 89 करोड़ का, और ये वन टाइम हिट है। तो 55 प्लस 89 यानी लगभग 144 करोड़ का जो पर्टिकुलर हिट है वो वन टाइम है, वो नेक्स्ट क्वार्टर में नहीं आएगा। तो ये क्लियर है। इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट में उन्होंने मेंशन किया है कि जो टेलीकॉम कंपनी है यानी जो वोडाफोन आइडिया है, उनका जो प्रोविजन था, टोटल जो प्रोविजन था, पहले 50% था, बाद में उन्होंने और रिडक्शन किया 25% किया, अभी 15% है। तो उसमें से उन्होंने 324 करोड़ जो है उसका राइट बैक लिया है, यानी जो उन्होंने ऑलरेडी प्रोविजंस किया था उसमें से रिडक्शन किया है प्रोविजन में, और एक्स्ट्रा 375 करोड़ जो है वो उन्होंने कोविड के लिए प्रोवाइड किया है
इन 2022, यानी उसको वो कैरी फॉरवर्ड करेगी। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ है कि प्रोविजंस उन्होंने किए तो है, पर उन्होंने एडजस्ट काफ़ी किया है ये प्रोविजंस को। पहले के जो प्रोविजंस उन्होंने ऑलरेडी किए थे उसको उन्होंने एडजस्ट किया है, और उसका उन्होंने लॉजिक ये दिया है कि बेसिकली जो वोडाफोन और आइडिया की फाइनेंशियल कंडीशन है वो यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही है, इसीलिए उन्होंने जो हाइयर प्रोविजंस किए थे वो यहाँ पर वो कट बैक कर रहे हैं या उसको राइट बैक कर रहे हैं। इसके बाद में यदि आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखोगे तो काफ़ी एक मेजर इम्पैक्ट आया है। तो वो जो 179 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो फिलहाल में 43 करोड़ का हुआ है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर 76% का डिक्लाइन है और ईयर ऑन ईयर यहाँ पर 60% का डिक्लाइन है। तो यहाँ पर यदि आप ये जो वन टाइम हिट है 55 और 89 करोड़ का, लगभग 144 करोड़ का, तो यहाँ पर पीबीटी जो है वो लगभग 180 करोड़ के आसपास हो सकता था, 185 करोड़ के आसपास। पर यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है यदि आप देखोगे तो वो पीबीटी से ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने जो टैक्स है उसका एडजस्टमेंट किया है, जिसको हम डिफर्ड टैक्स असेट्स और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज कहते हैं। तो ये बेसिकली डिफर्ड टैक्स असेट्स है, तो इसका जो एडजस्टमेंट है उन्होंने किया है, इसीलिए आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज़्यादा दिखेगा कंपेयर टू पीबीटी या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आपको ये देखना नहीं है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ये जो कंप्लीट रिजल्ट है इसमें कोई भी मीनिंग नहीं है, या ईपीएस का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि जो ईपीएस उन्होंने दिखाया है ये टेबल में ईपीएस नहीं है। तो ईपीएस में दो चीज़ें हैं, तो एक तो ईपीएस में ऑलरेडी जो टैक्स है उसका जो एडजस्टमेंट है, इसीलिए ईपीएस ज़्यादा आपको दिखेगा। सेकेंड, ईपीएस में ये इशू है कि जो उन्होंने रिसेंटली 3000 करोड़ का एक कैपिटल रेज किया था उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो बाद में हुआ था, मार्च के बाद में हुआ था, इसीलिए। तो जो 0.23-0.24 पैसे का जो ईपीएस आया है वो एक्चुअल में काफ़ी कम होता था, मे बी मेरे अकॉर्डिंगली 10 पैसा या 12 पैसा 13 पैसे के आसपास ही ईपीएस एक्चुअली आ सकता था उनका। तो यदि आप ये रिजल्ट देखोगे तो एक्चुअल में बैंक ने जो रिजल्ट है वो अच्छा दिखाने का थोड़ा कोशिश किया है, ऐसा मुझे लगता है, और ये लास्ट 2 क्वार्टर से ऐसा एक्चुअल में चल रहा है, क्योंकि बैंकिंग में डेफिनेटली स्ट्रेस है। मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा, कोटक बैंक जैसी जो बैंक है वो रिटेल बैंकिंग में उनका लॉस दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इम्पैक्ट आया है। तो इसके बाद में यदि आप देखोगे तो ये ईयरली स्टेटमेंट है, सारी चीज़ें वैसे ही है, आप कंपेयर कर सकते हो। इसमें भी उन्होंने मेंशन किया है कि कैसे उन्होंने जो राइट ऑफ लिए है, वन टाइम हिट जो है वो यहाँ पर भी 144 करोड़ का है। लास्ट ईयर में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग आप देखो तो लॉस था वो 2864 करोड़ का, तो यहाँ पर 452 करोड़ का उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट पोस्ट किया है। पर ये जो मेजरली प्रॉफिट है कंप्लीट बैंक का वो ट्रेजरी से आया है, या काफ़ी जो पार्ट है वो कॉरपोरेट से भी आया है। रिटेल बैंकिंग उनका बहुत ही ख़राब उन्होंने परफॉर्म किया है, इसके बारे में हम नेक्स्ट चार्ट में देखेंगे, और इसकी कुछ रीजंस भी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यदि आप देखोगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो मेजर फोर्टे है या जो मेजर वो बेसिकली डिस्कस करते हैं या आगे जाके उनका जो स्ट्रेटजी है वो रिटेल बैंकिंग का है। तो यदि आप रिटेल बैंकिंग में देखोगे तो क्वार्टर 1 में 184 करोड़ का लॉस था, क्वार्टर 2 में 304 करोड़ का लॉस, और कंटिन्यूसली क्वार्टर 3 तक उन्होंने लॉस ही पोस्ट किया था। मेजर उसके पहले जो लॉस था वो क्वार्टर 2 में था 631 करोड़ का, और ये हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि मेजरली बैंक अभी इनिशियल फेजेस में है। 2019 में उनका मर्जर हुआ था, आगे जाके उन्होंने काफ़ी ब्रांचेस का ओपनिंग किया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। पर यदि आप ये क्वार्टर में देखोगे तो लगभग 1245 करोड़ का लॉस सिर्फ उन्होंने रिटेल बैंकिंग में पोस्ट किया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा लॉस है, और इसका मेजरली रीज़न कोविड का काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। बंधन बैंक का भी मैं आपको बताऊंगा कि उनके रिटेल में उन्होंने कैसे लॉस पोस्ट किया है। तो यहाँ पर जो रिस्क है वो शिफ्ट हो गया है। पहले जो रिस्क था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2018 और 19 में जो रिस्क था वो कॉर्पोरेट सेक्टर में था, 2020 और 21 में, और जब तक कोविड का जो सिचुएशन है वो स्टेबलाइज नहीं होता तो यहाँ पर रिटेल बैंकिंग में या जो माइक्रो फाइनेंस है या जो अनसिक्योर्ड लोन है इसमें मेजर इम्पैक्ट आ सकता है या रह सकता है। तो ये काफ़ी मुझे लगता है कि ख़राब नंबर्स उन्होंने पोस्ट किया है क्वार्टर 4 में, और इसका डायरेक्टली हम बैंक को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि कोविड की सिचुएशन आप देखोगे तो काफ़ी जो सिचुएशन है वो डिटोरेट हुई है। और ये जो सारे नंबर्स अभी हम देख रहे हैं ये सिर्फ जो वेव 1 के नंबर्स है, क्योंकि मार्च में यदि आप देखोगे मार्च एंडिंग तक 31 मार्च तक जो नंबर्स थे कोविड के डेली के वो काफ़ी कम थे। तो इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो क्वार्टर 1 में आएगा, क्वार्टर 2 में आएगा,
और सपोज हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से 6 मंथ्स के बाद कोविड खत्म हो जाता है, यानी इंडिया में एक भी केसेस नहीं आती है, एक भी नया डेथ नहीं होता, ये हम प्रोबेबिलिटी या ये हम अज्यूम कर लेते हैं। पर सपोज कल कोविड खत्म हो जाता है तो क्या आपको लगता है कि जो बैंकिंग का स्ट्रेस है वो इमीडिएटली 6 मंथ्स के बाद खत्म हो जाएगा? तो मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि कोविड सपोज खत्म भी हो गया 6 मंथ्स के बाद, पर बैंकिंग का जो स्ट्रेस है, कोई भी बैंक आप ले लो, बड़े बैंक्स में कम स्ट्रेस आएगा, मिड और स्मॉल बैंक्स में ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। तो ये जो स्ट्रेस है वो कोविड के बाद में भी रहेगा, काफ़ी समय तक रहेगा, और नेक्स्ट 4 to 5 क्वार्टर्स तक मेजर यहाँ पर ग्रोथ नहीं आएगा कोई भी बैंक में। थोड़ा बहुत ग्रोथ आ सकता है, अच्छे बैंक्स में थोड़ा जल्दी आ जाएगा, HDFC कोटक जैसे बैंक्स में, पर जो छोटे बैंक्स है, स्मॉल बैंक्स है, या जो माइक्रो फाइनेंस में ज़्यादा लेंडिंग उन्होंने किया है, अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा डेफिनेटली स्ट्रेस आएगा और वो लंबे समय तक आ सकता है, क्योंकि उनके NPS बढ़ जाएंगे, प्रोविजन उनको करने पड़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, बैलेंस शीट पे स्ट्रेस आएगा, मे बी आगे जाके उनको और जो कैपिटल रेज है वो करना पड़ सकता है, जिससे और डाइल्यूशन होगा। तो ये काफ़ी अलग अलग रिस्क है जिसके बारे में हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि वोडाफोन की उन्होंने राइट बैक कैसे लिए है। तो यदि आप देखोगे तो वोडाफोन का इनिशियल जो एक्सपोजर था वो 3244 करोड़ का था, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया। तो इनिशियली उन्होंने जो प्रोविजंस किया था लगभग लास्ट ईयर या लगभग 1.5 ईयर पहले, तो वो 50% का प्रोविजन किया था उन्होंने, जो 1622 करोड़ का था। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने वो क्वार्टर में तो काफ़ी अच्छा खासा लॉस दिखा दिया। उसके बाद में Q3 2021 में जब भी कोविड का हिट होना शुरू होगा, तो उन्होंने क्या किया कि 25% उन्होंने निकाल लिया उसमें से और वो कोविड में डाल दिया। तो उसमें से एक्चुअल में कोविड का उनको जितना प्रोविजंस करना था उसमें से 811 करोड़ तो यहाँ से ही मिल गया। बाद में Q4 2021 में यदि आप देखोगे तो उन्होंने फिर से 324 करोड़ का राइट बैक कर लिया। यानी करंटली जो प्रोविजंस वोडाफोन आइडिया क्या है, आउट ऑफ 3244 करोड़ वो सिर्फ 487 करोड़ के है, जो 15% प्रोविजन है। और इनका ये कहना है कि बेसिकली वोडाफोन और आइडिया की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ी इंप्रूव हो रही है। तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि क्या रियल में वोडाफोन और आइडिया की जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन, वो इम्प्रूव हो रही है या नहीं है। हमें यह देखना है कि जो आरपूज है वो यदि आप देखोगे हर टेलीकॉम कंपनी के, जियो के हो गए, भारती एयरटेल के हो गए और वोडाफोन आइडिया के हो गए, तो उसमें सबसे बेस्ट आरपू किसका है, सबसे लीस्ट डेट किसके पास है, इसके अलावा सबसे कम जो बेसिकली AGR के ड्यूज है वो किसके है, और एट द सेम टाइम सबसे ज़्यादा डेट किसके पास है, सबसे ज़्यादा AGR के ड्यूज किसके है, और सबसे कम आरपू किसका है। तो ये में भी बैंक का स्ट्रेटेजी हो सकता है कि वो 15% से कंफर्टेबल हो सकते हैं। पर यदि बैंक ये जो प्रोविजंस है जो उन्होंने वोडाफोन और आइडिया के किए थे उसको सपोज वो राइट बैक नहीं करते, तो यदि वो राइट बैक नहीं करते तो टोटल 1135 करोड़ के उन्होंने टोटल राइट बैक्स किए हैं। यदि आप PBT देखोगे फाइनेंशियल ईयर का, मैं पैट क्यों नहीं देख रहा हूँ यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में उन्होंने टैक्स के एडजस्टमेंट्स किए हैं, जैसे कि आपने Q4 में देखा। तो टोटल कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो PBT है वो 476 करोड़ का है। तो उन्होंने सपोज ये राइट बैक्स नहीं लेते वो और 50% का ही प्रोविजन करते वोडाफोन में, तो एक्चुअल बैंक ये कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में भी लॉस पोस्ट करता लगभग 659 करोड़ का। तो अभी फिलहाल में मुझे IDFC फर्स्ट बैंक में क्या क्या अलग अलग रिस्क लगती है इसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए थे, मैं काफ़ी इस पर बुलिश भी था अप टू Q2 Q3, पर Q4 का उन्होंने जो रिजल्ट पोस्ट किया है मैं काफ़ी ये रिजल्ट से डिसअपॉइंटेड हूँ। इसके रीजंस मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। और जब भी मैंने लास्ट क्वार्टर यानी Q3 का जो वीडियो बनाया था तभी मैंने आपसे कहा था कि मैंने IDFC फर्स्ट बैंक की मेरी जो कंप्लीट पोजीशन है उसमें कुछ रिडक्शन किया था और करंटली मैं ये जो बैंक से इसमें एग्जिट किया है। इसके कुछ रीजंस है, क्योंकि मैं हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड देखता हूँ, यानी करंटली मैं जो भी पोजिशन में हूँ, पहले तो वैल्यूएशंस क्या है, 20 रुपीज़ में IDFC फर्स्ट बैंक को खरीदना ये अलग चीज़ है, और 56-60 रुपीज़ में IDFC फर्स्ट बैंक फिलहाल में जो ट्रेड कर रहा है इसके वैल्यूएशंस अलग है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो बेंजामिन ग्राम इन्होंने लिखा है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, और मैं मेरे वैल्यू इन्वेस्टिंग में इसका जो है वो यूज़ करता हूँ या इसको फॉलो करता हूँ। तो करंटली मुझे लगता है कि बैंकिंग में जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है। पहला जो रिस्क है वो कोविड का रिस्क है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट आ सकता है ड्यू टू, यदि आप देखो तो जो सेकंड वेव है, फर्स्ट वेव का हमें अफेक्ट अब तक दिखाई दे रहा है मार्च के रिजल्ट्स तक, सेकंड वेव का जो अफेक्ट होगा वो Q1 और Q2 में आएगा। ये फर्स्ट रिस्क हो गया। इसके बाद में सेकंड रिस्क मुझे ये लगता है कि जो करंट के वैल्यूएशंस है
और जो करंट का सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली मुझे जो वैल्यूएशन है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के वो काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। इसीलिए मैंने ये जो स्टॉक है वो लगभग 60-65 रुपीज़ के आसपास सेल किया है। थोड़ा बहुत मैंने क्वांटिटी जो है वो 56-57 रुपीज़ में भी सेल किया है। तो काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग था मेरे पास इसका, लगभग मेरे पोर्टफोलियो का हाईएस्ट पोजीशन था। पर यहाँ पर मैं करंटली कोई भी जो स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वो करंटली होल्ड नहीं कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स के अकाउंट्स में भी जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पोजीशन है वो मैंने बुक किया है और लगभग हमें इसमें 100% के आसपास प्रॉफिट हुआ। 100% से ज़्यादा भी हुआ है लगभग लास्ट 1 ईयर में। तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ ये जो प्रॉफिट है। और इसका ये रीज़न नहीं है कि सिर्फ मुझे प्रॉफिट हो रहा था इसीलिए मैंने इसमें से एग्जिट किया। इसका मेजर रीज़न ये है कि करंटली रिस्क मुझे ज़्यादा लग रही है। तो एक तो रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया, सेकंड ये हो गया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। यानी इसका मतलब सपोज 56 रुपीज़ में आईडीएफसी फर्स्ट आज चल रहा है, यानी मई मंथ 2021 में चल रहा है। तो यहाँ से आगे जाके 1 ईयर या 2 ईयर्स में ये 56 रुपीज़ से आगे कितना ग्रोथ होता है। तो सपोज बैंकिंग सिस्टम में ये जो प्रॉब्लम्स है वो रहेंगे तो यहाँ पर आगे जाके मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन डेफिनेटली होगा क्योंकि प्रोविजंस बढ़ेंगे, एनपीए बढ़ेंगे। तो यदि एनपीएस इसके आसपास भी रहते यानी जो नेट लेवल के, यानी यदि एनपीएस इसके आसपास भी रहते यानी जो ग्रॉस लेवल के एनपीएस है 4% के, तो ये थोड़ा रिस्की है। और दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका मतलब मैं आईडीएफसी फर्स्ट के जगह और दूसरा कोई स्टॉक खरीदता हूँ। डेफिनेटली मैं अभी कोई भी जो स्टॉक है वो बैंकिंग सेक्टर या एनबीएफसी से खरीदने नहीं वाला हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी इसका स्टॉक फाइनेंशियल रिलेटेड कोई स्टॉक नहीं है। सपोज मैं XYZ कोई दूसरे इंडस्ट्री का या कोई दूसरे सेक्टर का स्टॉक खरीदता हूँ, तो आज उसका जो वैल्यूएशन है और नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में मुझे जो रिटर्न्स मिलेंगे क्या वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से बेटर हो सकते हैं या नहीं, कंपेयर टू उसमें करंटली क्या रिस्क है। तो यदि मुझे वो सेक्टर में या वो पर्टिकुलर स्टॉक में कम रिस्क लगती है करंट वैल्यूएशंस में और ज़्यादा रिवॉर्ड है तो डेफिनेटली मैं वहाँ पर स्विच करूँगा। ऐसा तो है नहीं मैंडेटरी कि मुझे बैंकिंग सिस्टम में ही इन्वेस्टेड रहना है। मेरा इनिशियली विजन था, मैंने यहाँ पर आपके साथ भी शेयर किया था कि मुझे एक लॉन्ग टर्म में ये जो बैंक है, जो बेसिकली मैनेजमेंट इसमें जो अलग अलग बेटर चीज़ें कर रहे थे, बैंक को इम्प्रूव कर रहे थे, मैं काफ़ी सेटिस्फाइड था। पर आफ्टर Q4 या इवन Q3 का भी जो रिजल्ट था मैं इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं था। और Q4 में तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बैंक में स्ट्रेस है। और मेरा ये एस्टिमेट है कि नेक्स्ट जो क्वार्टर आएगा यानी Q1 का जो रिजल्ट आएगा ये इससे भी खराब हो सकता है। वो कुछ एडजस्टमेंट करके आपको जो रिजल्ट है वो एक्चुअल में भी थोड़ा बेटर दिखा सकते हैं। टैक्स की एडजस्टमेंट होगा या प्रोविजंस उन्होंने भी कम किए, XYZ रीज़न कोई भी हो सकता है। बट डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस आने वाला है, क्लियरली विजिबल है ड्यू टू कोविड का सेकेंड वेव। तो मे बी आपको ये जो मेरा व्यू है वो शॉर्ट टर्म का लग सकता है, पर यहाँ पर मुझे कैपिटल प्रोटेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास कैपिटल बचेगा तो आगे जाके आप उसको ग्रो कर पाओगे। यदि आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा तो आगे जाके आप क्या ग्रो करोगे। तो कैपिटल प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, रिस्क टू रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी मुझे रिटर्न्स भी चाहिए पर मुझे रिस्क कम लेना है। तो यहाँ पर ऐसे कुछ स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है, इसमें मैं इन्वेस्टेड भी हूँ और मुझे अच्छे रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर को मैं कुछ क्वार्टर्स के लिए, एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर्स के लिए अभी कोई इन्वेस्ट नहीं करूंगा, इंक्लूडिंग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सपोज कोविड की सिचुएशन आगे जाके नॉर्मलाइज होती है और आज जो 56-57 रुपीज़ का जो स्टॉक है वो मे बी 80 रुपीज़ 90 रुपीज़ का भी हो जाता है आगे जाके, तो वो समय में मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे यहाँ पर क्या करना है। पर उसके सामने सपोज मैं कोई 50 रुपीज़ का स्टॉक आज बाय करता हूँ और वो 150 रुपीज़ हो जाता है, तो मुझे वहाँ पर ज़्यादा बेटर रिटर्न्स मिल रहे हैं कंपेयर टू बैंकिंग सिस्टम में इन्वेस्ट करना। तो मेरा जो कॉल होगा मैं आगे जाके यानी नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर 4 क्वार्टर्स में लूँगा। इमीडिएटली मैं फिर से बैंकिंग सिस्टम में यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि पोटेंशियल रिस्क जो है वो मेरे अकॉर्डिंगली बढ़ गए हैं। आपको क्या लगता है वो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइए। और ये मेरा कोई बायस व्यू नहीं है, मैंने कंप्लीट जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसका कंप्लीट स्टडी किया। अब तक के जो भी रिजल्ट्स आए, Q4 के जो रिजल्ट्स आए, लगभग 7-8-10 बैंक्स के रिजल्ट्स आए, तो मैंने कंप्लीट रिजल्ट जो है वो देखे हैं और ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, तो इसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में करंटली क्या क्या पोटेंशियल रिस्क है। तो पहले रिस्क के बारे में मैंने जैसे कि डिस्कस किया कि वोडाफोन के जो रिमेनिंग प्रोविजंस है वो सिर्फ 487 करोड़ के हैं। और सेकंड जो वेव है कोविड का वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू फर्स्ट वेव। फर्स्ट वेव में एट द मैक्स, एट द पीक जो केसेस आ रहे थे पर डे के, जो ऑफिशियल केसेस जो गवर्नमेंट रिपोर्ट करती है वो लगभग 95,000 या मैक्सिमम और 1 लाख के आसपास थे।
इसके बाद में यदि आप सेकेंड वेव में देखोगे तो डेली के 4 लाख के आसपास केसेस आ रहे हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली स्ट्रेस होगा, ये आप भी जान सकते हो। तो उसका बैंकिंग सेक्टर में भी इम्पैक्ट आएगा। प्राइजेस छोड़ दो, आज बैंकिंग स्टॉक्स की IDFC फर्स्ट बैंक की प्राइजेस क्या चल रही है मार्केट में, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ मैनिपुलेशन हो सकते हैं, पर जब भी इम्पैक्ट आएगा तो वो स्टॉक प्राइस में भी आगे जाके आएगा। तो मुझे लगता है कि आज की प्राइजेस काफ़ी बेटर है यदि आपको एग्जिट करना है। और ये चैनल में मैं कोई भी जो कॉल है या कोई भी रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ, आप आपके अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, कंप्लीटली आपका डिसीजन होगा। इसके बाद में सेकंड रिस्क मुझे ये लगता है कि उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट्स कम किए हैं 7% से 4% किए हैं, तो ये कासा जो है उनका करंट और सेविंग अकाउंट के जो डिपॉजिट्स हैं वो क्या सस्टेन हो पाएगा या नहीं नेक्स्ट आने वाले क्वार्टर्स में। क्योंकि जनरली जो रिटेल डिपॉजिटर्स होते हैं वो यही सोचते हैं कि मुझे कौन से बैंक में सबसे ज़्यादा जो रिटर्न्स है, बेसिकली मेरे FD पे या मेरे करंट अकाउंट पे या सेविंग अकाउंट पे, करंट अकाउंट पे तो वैसे कुछ मिलता नहीं है, पर सेविंग अकाउंट में सबसे ज़्यादा मुझे कितना मिलता है वो बैंक में जाके मैं मेरी जो सेविंग्स है वो उनको पार्क करूँगा। तो यदि 7% की जगह भी 4%, लगभग 3% कम हो चुका है, तो यहाँ पर कितने जो एक्चुअल में इन्वेस्टर है या जो डिपॉजिटर्स है वो बैंक में उनके जो बेसिकली फंड्स है वो रखेंगे, तो ये एक रिस्क है। डेफिनेटली बैंक का जो इमेज है या बैंक का जो बेसिकली ब्रांड पावर है यहाँ पर इम्प्रूव हुआ है, तो इसीलिए ये जो रिडक्शन है कासा का वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, पर ये एक पोटेंशियल रिस्क है। थर्ड पॉइंट ये है कि बैंक ने उनका जो स्ट्रैटेजी है या जो कमेंट्री जनरली बैंक करती थी या मैनेजमेंट करती थी उसमें काफ़ी एक चेंज आता हुआ नजर आ रहा है। इसका ये रीज़न भी हो सकता है कि उनको फिलहाल में रिस्क अवॉइड करना है या रिस्क रिड्यूस करना है। जैसे कि प्राइम जो हाउसिंग लोन है उसमें उन्होंने एंट्री किया है, पर यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि काफ़ी बड़ा कंपटीशन हो सकता है फ्रॉम HDFC लिमिटेड, जो सबसे बड़ा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो बाकी बड़े बैंक से। तो यहाँ पर उनका डेफिनेटली यील्ड कम हो जाएगा, उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे अफेक्ट आएगा, पर इंपॉर्टेंट यह है कि रिस्क फिलहाल में कम हो जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म का स्ट्रैटेजी हो सकता है। मे बी कोविड का इम्पैक्ट कम होने के बाद वो फिर से जो उनके नॉर्मल रिटेल लोन से, जो अनसिक्योर्ड लोन से या जो स्मॉल टिकट साइजेस के लोन से, उसमें वो शिफ्ट हो सकते हैं। इसके बाद में सबसे ख़राब ये चीज़ मुझे एक क्वार्टर में ये लगी कि जो रिटेल बैंकिंग के लॉसेस है वो 1245 करोड़ के लॉस उन्होंने सिंगल क्वार्टर में पोस्ट किया है। और फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंप्लीट जो लॉस है रिटेल बैंकिंग का वो लगभग 2000 करोड़ से भी ज़्यादा है। इसके बाद में जो हमने पहले डिस्कस किया कि कैलेंडर ईयर 2020 और 21 यानी कोविड के बाद में जो एक्चुअल में रिस्क है वो शिफ्ट हो गए हैं होलसेल से रिटेल में। पहले 2018-19 में होलसेल में यदि आप देखोगे तो जो भी बैंक्स थी, जैसे कि इंडसइंड बैंक हो गया, इसके अलावा RBL बैंक हो गया, येस बैंक हो गया, इनका जो रिजल्ट था वो काफ़ी ख़राब था, काफ़ी लॉसेस हो गए उनको। उसके बाद में 20 और 21 में रिटेल जो बैंक्स थी उसमें काफ़ी लॉसेस हो गए, जैसे कि बंधन बैंक हो गया, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया या इवन IDFC फर्स्ट बैंक हो गया। तो यहाँ पे करंटली बैंक का जो लोन बुक है वो लगभग 67% रिटेल में है, तो ये एक मेजर रिस्क हो सकता है बैंक के लिए। तो मेरा यहाँ पर यही कहना है कि बाकी सेक्टर्स है काफ़ी, 5000 लिस्टेड स्टॉक्स है, हमें ये कंपल्शन है नहीं कि हमें IDFC फर्स्ट बैंक में इन्वेस्ट करना है। और जब भी हम कोई भी इन्वेस्ट करते हैं तभी हमारा व्यू कुछ अलग रहता है, हम डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, मेरा भी व्यू वही था। पर अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली यदि आप थोड़े चेंजेस करते हो आपके पोर्टफोलियो में, मे बी शॉर्ट टर्म के लिए जब तक जो रिस्क है वो कम नहीं हो जाता, तो मुझे लगता है कि एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकता है। एटलीस्ट आपका कैपिटल प्रोटेक्ट हो जाएगा या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी इसके अलावा यदि आपको कोई एक बेटर स्टॉक मिल रहा है काफ़ी, तो यहाँ से आप आपके जो रिटर्न्स है उसको गेन कर सकते हो। तो इफ़ यू कैन मैनेज द रिस्क द प्रॉफिट विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसके बारे में आपको क्या लगता है ये जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। तो अभी हम एक फाइनल डिस्कशन कर लेते हैं कि जो कॉर्पोरेट बैंकिंग है और जो रिटेल बैंकिंग है उसने फाइनेंशियल ईयर 2020 और फाइनेंशियल ईयर 2021 में कैसे परफॉर्म किया है। तो इसमें मैंने लगभग जो मेजर बैंक्स है और इसके अलावा जो स्मॉल साइज की बैंक्स है ये सबको इंक्लूड किया है। सारी टॉप बैंक्स आ जाएगी आपकी, जैसे कि HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड और एक्सिस, और इसके अलावा बाकी जो है वो मिड और स्मॉल साइज की बैंक्स है। तो ऊपर का जो टेबल है वो रिटेल बैंकिंग का है और ये प्रॉफिटेबिलिटी शो किया है मैंने रिटेल बैंकिंग का Q4, Q3 2021 और Q4 2020 में प्रॉफिटेबिलिटी क्या था, यानी ये क्वार्टर लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर
और पिछला क्वार्टर इसको कंपेयर किया है, और उसके बाद में कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर 2021 और फाइनेंशियल ईयर 2020 को कंपेयर किया है। तो यदि आप एचडीएफसी बैंक देखोगे तो एचडीएफसी बैंक की जो रिटेल बैंकिंग है उसमें 18% की डी ग्रोथ आई है। राइट साइड का लास्ट कॉलम आप देख सकते हो। तो यहाँ पर परसेंटेज टर्म में मैंने कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर को कंपेयर किया है। उसके बाद में कोटक बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी में 62% का रिडक्शन आया है। और यदि आप Q4 और Q3 में देखोगे कोटक बैंक में, तो उन्होंने रिटेल बैंकिंग में एक्चुअल में लॉस पोस्ट किया है। Q4 में यानी 21 में 77 करोड़ का लॉस और लास्ट क्वार्टर में 151 करोड़ का लॉस उन्होंने पोस्ट किया है। बाद में आईसीआईसीआई बैंक में ईयर टू ईयर यानी 2020 टू 2021 फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे लगभग 14% का यहाँ पे उन्होंने रिडक्शन आया है उनके प्रॉफिट्स में कंपेयर टू लास्ट ईयर। इंडसइंड बैंक ऐसी ही सिर्फ एक बैंक है कि जिसमें एक्चुअल में इंक्रीज हुआ है उनके प्रॉफिटेबिलिटी में। पर इंडसइंड बैंक के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में मैं हाईली बेयरिश हूँ, तो मैं ज़्यादा अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। आरबीएल बैंक में आप देखो तो 50% का रिडक्शन आया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 7% का। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सबसे ज़्यादा यानी उनके जो निगेटिव प्रॉफिट से ऑलरेडी उन्होंने लॉस पोस्ट किया था 884 करोड़ का लास्ट ईयर में, उसके अगेंस्ट उन्होंने लगभग 2551 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। यानी जो लॉस है यदि आप देखोगे वो लगभग ट्रिपल हो चुका है। बंधन बैंक में 50% लगभग 46% का रिडक्शन आया प्रॉफिटेबिलिटी में। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5% का और एक्सिस बैंक में लगभग 45% का रिटेल बैंकिंग में लॉस पोस्ट किया है। अभी हम उसका रिवर्स देख लेते हैं कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्या हुआ। कॉर्पोरेट बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक ने 23% का प्रॉफिट, कोटक बैंक ने 30% का प्रॉफिट, आईसीआईसीआई बैंक ने 500% का प्रॉफिट यानी 900 करोड़ से उनका प्रॉफिटेबिलिटी लगभग 5800 करोड़ का हुआ। इसके अपोजिट इंडसइंड बैंक ने जो कॉर्पोरेट बैंकिंग है उसमें रिडक्शन पोस्ट किया है उनके ग्रोथ में। आरबीएल बैंक का जो 2020 का लॉस था वो उन्होंने रिडक्शन किया था 2021 में। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आरबीएल बैंक को काफ़ी मेजर हिट हुआ था। इनिशियली उनको कॉर्पोरेट बैंकिंग में हिट हुआ 19 और 20 में, जैसे कि आपको सीसीडी का कंप्लीट केस पता होगा। और बाद में 2021 फाइनेंशियल ईयर में उनको रिटेल बैंकिंग में हिट हुआ। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में वैसे भी उनका जो कॉर्पोरेट लेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही एक छोटा अमाउंट है, उसमें 33% का रिडक्शन आया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में यदि आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो एक्चुअल में उनके जो कॉर्पोरेट बैंकिंग है इसमें हुआ है। एक्चुअल में वो लॉस से प्रॉफिटेबिलिटी में आया है। 25 करोड़ का लॉस था लास्ट कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में। करंट फाइनेंशियल ईयर में जो कॉर्पोरेट का प्रॉफिट है वो 700 करोड़ का है, और इसके अगेंस्ट जो रिटेल का लॉस है वो लगभग 2551 करोड़ का है। तो यहाँ पर यदि आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द जो बैंक्स है उसमें कॉर्पोरेट जो बैंकिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स में उन्होंने जो ग्रोथ है वो पोस्ट की है, या जो जिसका भी लॉस था जैसे कि आरबीएल बैंक का या एक्सिस बैंक का, वो लॉस को उन्होंने प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है या लॉस एक्चुअल में उनका कम हुआ है। तो यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि रिटेल की जो बैंकिंग का सेगमेंट है उसमें क्लियर अफेक्ट है। तो इसके बाद में आपको डिसाइड करना है कि इसमें आपको होल्ड करना है या इसमें आपको कुछ शॉर्ट टर्म के लिए एटलीस्ट कुछ दूसरे स्टॉक में स्विच करना है, और बाद में कंडीशन जैसे इंप्रूवमेंट होती है या वैल्यूएशंस यदि कम हो जाते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती है। तो 56 रुपीज़ का जो स्टॉक है उसका वैल्यूएशन काफ़ी कम हो जाता है एक अच्छे वैल्यूएशन में यदि आपको स्टॉक मिलता है, या जो कोविड की सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाते हैं और स्टॉक थोड़ा और भी ऊपर चला जाता है, फिर भी आप फिर से बाय कर सकते हो। आपको करंटली रिस्क रिड्यूस करना इंपॉर्टेंट है, या इसके अगेंस्ट ज़्यादा रिटर्न्स, या आपको लग रहा है कि ज़्यादा रिटर्न्स आपको सपोज इसमें मिल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में बेटर लग रहा है, फार्मा में बेटर लग रहा है, केमिकल्स में बेटर लग रहा है, आईटी में बेटर लग रहा है, या एग्रीकल्चरल स्टॉक्स में बेटर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलता रहे। और ये जो वीडियो है वो ज़रूर आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी Q4 का जो रिजल्ट आया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, इससे उनको बेनिफिट मिल जाएगा।